तो अब यहां पर हम देखने वाले इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट जिस रिएक्टेंट पे डिपेंड रहेगा उसका जो पावर है वो अपने को कितना मिलेगा 1, यानी n इज इक्वल टू 1। मतलब रेट एक्सप्रेशन में जो हम लिखते हैं कि रेट किस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर वो किसी एक पर डिपेंड है, मतलब हो सकता है रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे मॉलिक्यूल 2 या 3, ठीक है, लेकिन जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है जिस पर रेट मतलब डिपेंड रहता है वहां पर एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल है। मॉलिक्यूल मतलब एक ही सब्सटेंस। जैसे हमने SN1 रिएक्शन देखा था, याद है ना आपको कि रिएक्शन 2 स्टेप थी, लेकिन जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी जो स्लो स्टेप थी उसमें कौन था? ओनली टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो व्हेन रेट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन रिएक्टेंट और पावर क्या है इसका 1। ये इस रिएक्शन की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, तो ये जो रिएक्शंस रहते हैं इनका हम रेट कैसे निकालते हैं? रेट हम कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन है R इज कन्वर्टिंग इनटू P। ये कौन है? रिएक्टेंट। ओके, और ये कौन है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बोर्ड बुक में क्या किया है? इसको A लिया है, ठीक है, कैपिटल A। यहां पर R लिया है रिएक्टेंट को, तो कंफ्यूज नहीं होना, डेरिवेशन सेम है दोनों भी। ओके, तो यहां पर हम बोलेंगे रेट इस पे डिपेंड है, तो हम कैसे निकालते हैं इसको? माइनस dr अपॉन dt। रेट ऐसे निकालते हैं ना हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा R लिखते हैं ना हम, और स्मॉल चेंज के लिए d बताते हैं हम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। माइनस साइन क्या बताता है? रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। प्रोडक्ट रहा तो प्लस में बताते हैं। ओके, और इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका पावर कितना है? 1। नहीं भी लिखा तो मालूम है आपको, समझे आपको? जैसे पिछली बार हमने 0 ऑर्डर का देखा था तो उसका पावर क्या था? 0, तो टोटल क्या हो गया था? 1। लेकिन अब इसका पावर क्या है? 1, तो ये बचा रहेगा R। समझे आपको? ओके, तो अब यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू KR। ओके, सिमिलर एंटिटीज को साथ में ले लेते हैं हम यहां पर। तो क्या बन जाएगा? R को इधर ला लिया और dt को इधर भेज दिया, तो क्या बनेगा? ये माइनस dr अपॉन R इज इक्वल टू K इंटू dt। ऊपर आ गया है। ओके, 0 ऑर्डर में क्या किया था हमने? ये इक्वेशन आने के बाद इसका इंटीग्रेशन लिया था, याद है आपको? तो इसका हम इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो लास्ट टाइम जो था ओनली अपना माइनस कौन था? dr, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया था? R। लेकिन इंटीग्रेशन जिनका मैथ्स उनको पता है, अब जिनका मैथ्स नहीं उनको याद रखना है कि dx by x क्या आता है? x। मालूम है आपको? तो dr by r क्या आएगा? r। तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन लिया, जैसे दिया नहीं है, बोर्ड में दिया है डिटेल में, मैं यहां बता देता हूं आपको। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो चेंज होते हैं, तो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन निकाला जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? ऐसे dr r अपॉन r, जिनका चेंजेस आता है फ्रॉम r0 टू rt। मालूम है ना आपको? तो यहां पर इसका इस तरह से इंटीग्रेशन निकाला जाता है। फिर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ है ना ये, ओके, साइन इधर भेज दिया तो चलेगा? चलेगा ना? k, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है क्योंकि ये कौन है? कांस्टेंट। मतलब जो चीज शुरू से आखिर तक चेंज ही नहीं होती है तो उसका इंटीग्रेशन का मतलब जहां चेंज आ रहा है कि r0 से हम rt तक पहुंचे, टाइम 0 से हम 1 2 3 4 5 7 तक आगे तक गए थे, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर ये माइनस के, इसको हम एज इट इज रख रहे हैं के को, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होता है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है ना, तो इसको लेते हैं dt, मतलब फ्रॉम t0 टू tt। समझे आपको? इनिशियल से फाइनल तक। फिर इसको इंटीग्रेशन से जब बाहर निकालते तो वैल्यू क्या थी? rt माइनस r0, बराबर है कि नहीं? विथ लॉग। समझे आपको? जब rt माइनस r0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे अगर t नहीं लेते हम, यहाँ पर ओनली t और ओनली r लेते हैं ताकि इक्वेशन से मैच हो जाए। रख सकते हैं अपन चाहे तो सिंबल, लेकिन अपन इक्वेशन से मैच करने के लिए उसको ये रखते हैं फ्रॉम t0 टू t, फ्रॉम r0 टू r। तो r माइनस कितना हो जाता है? r0। तो यहाँ पर अपना क्या आता है? यहाँ पर इसका नेचुरल लॉग ऑफ r, और यहाँ पर क्या आएगा? साइन माइनस k, और इसका क्या आएगा? ये तो लास्ट टाइम में देखिए हमने dt, dx का होता है x, तो dt का क्या होगा? t, k इंटू t। ये आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो जनरली c लिया जाता है। ये इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख देता हूं मैं, उधर नजर नहीं आ रही है। ओके, तो ये आ गया ln r, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाले dr बाय r का, तो क्या आता है? ln r, नेचुरल लॉग ऑफ r, माइनस k इंटू t, और प्लस इंटीग्रेशन से जब बाहर आते हैं हम तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। समझा आपको? और समझा है क्या? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको i की वैल्यू निकालना है, जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर में निकाले थे। यहां पर i की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू when टाइम इज इक्वल टू 0, तो r क्या हो जाएगा? 0, बराबर है कि नहीं है? r भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। टाइम 0 है, यानी इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगा? 0। ओके, यहां पर इस इक्वेशन पे क्या करेंगे? हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू अपने को निकालना है, तो i की वैल्यू को ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो जब t रहेगा 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0, और यहां क्या आ जाएगा? r0। तो ln r0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस i, k इंटू 0 0 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? डायरेक्ट i। तो ln r0, तो i की वैल्यू क्या है? ln r0। तो ln r0 को इधर लेकर आएंगे अपन, कहां पर? इस इक्वेशन के अंदर। कहां गई इक्वेशन? यही है ना? तो ये i की जगह पे लेकर आने का। किसको लेकर आने का? ये इसको, क्योंकि ये i के बराबर है। तो क्या बनेगा? ln r इज इक्वल टू माइनस k इंटू t प्लस ln r0। r0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जबकि टाइम कितना था? 0। ठीक है, फिर यहां पर ln r0 और ये ln r, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 माइनस k इंटू t। समझा? ओके, क्या इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं? क्या इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं? ओके, तो दो तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 बाय t, और आगे लॉग ऑफ r अपॉन r0, बराबर है? ओके, तो क्या ये इक्वेशन फॉलो करिए? y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, सी नहीं है यहाँ पर, y इज इक्वल टू mx, ये एक इक्वेशन फॉलो कर रही है यहाँ पर। ओके, ये 2.303 हमने लाया, तो ln क्या बन जाएगा? log। समझे आपको? ओके, राइट, इसको लिखो, फिर ग्राफ में आते हैं। तो ये जो इक्वेशन है माइनस k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log r अपॉन r0,
तो अगर ये माइनस साइन को प्लस कर देंगे अपन तो ये क्या रहेगा अपना 2.303 बाई टी इज इक्वल टू लॉग R0 बाय R। मतलब ये था प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। अब ये क्या है, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जैसे अपन ने साइन चेंज करे थे कहां पर, थर्मोडायनेमिक्स में V1 बाय V2 और V2 बाय V1, तो साइन चेंज होती थी ना -2.303 की, याद है कि नहीं आपको? ठीक है, ओके, एक ये हो गया। दूसरा इसको भी चेंज करेंगे ना, यहां पर भी साइन हटेगी ना, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर दूं मैं, 0 और ये R। ओके, ठीक है। अब ये आ गई एक्चुअल अपने दो इक्वेशन। अब मैंने जो इक्वेशन बताया उसमें आपको दो फॉलो करना है। क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह क्या लिया आपने, ln r इज इक्वल टू m कांस्टेंट मतलब k इंटू x पे कौन आएगा, t टाइम, प्लस c को हम i भी लेते हैं यहाँ पर, तो कौन आएगा ln प्लस ln r0। ओके, ठीक है। दूसरा है y इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन है, ग्राफ अलग बनेगा, आपको सोचने का, ठीक है। क्या क्या निकाला इसमें हमने, ln log ऑफ r0 अपॉन r इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू t। ओके, चलिए बनाइए। हाँ चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अपने को पता है ग्राफ तो दो ही चीज में बनाते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। तो ग्राफ में क्या करना है, छोटी सी चीज रहती है जो आप ऑब्जर्व नहीं करते। सबसे पहले आपने देखना कि यहाँ पर y एक्सिस पे कौन है, ln r। ln r ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, लेकिन है तो r की वैल्यू ना, है मतलब r की वैल्यू मतलब जो r प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट की वैल्यू दिया है ना। और कोई भी रिएक्शन में डेफिनेटली रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता देना स्क्वायर ब्रैकेट से हम, तो उसकी लॉग वैल्यू लीजिए जो भी रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो उसका ln वैल्यू भी कम ही होने वाला है ना, इसलिए अपना ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट लिया हुआ है, मतलब यहाँ से शुरू होगा डायरेक्ट, ठीक है, टच होकर, तो ये जाएगा ऐसे नीचे। तो वैल्यू माइनस नहीं दिख रही है आपको, आप कंफ्यूज है कि स्लोप ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। यहाँ पर अपने को केमिस्ट्री का कंसेप्ट अप्लाई करने का, मैथ्स का नहीं, कि भाई जब उससे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन इजी जाएगा ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। और याद रखिए जनरली डायरेक्ट वैल्यूज जो ली जाती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी वगैरह, तो उसमें आपको जो ग्राफ रहेंगे वो कर्व में नीचे जाते हुए दिखेंगे। लेकिन जब हम लॉग लेते हैं या नेचुरल लॉग लेते हैं, मतलब डिराइव्ड वैल्यूज लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन जाती है, क्योंकि उसके जो आंसर्स रहते हैं ना वो एकदम शार्प आते हैं, जिससे अपने को क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको याद रखना है। अगर वैल्यूज लेंगे अपन, जैसे लास्ट टाइम अपन ने बनाया था कर्व था कि रिएक्टेंट कम हो रहा है धीरे धीरे और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो कर्व नीचे जा रहा है, कर्व ऊपर आ रहा है ना। लेकिन ये वैल्यूज जब लॉग या एंटी लॉग निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट नीचे जा रहा है, स्लोप मिला है, अब नीचे जा रहा है, तो स्लोप क्या में रहेगा, माइनस माइनस, ओके, के माइनस में रहेगा। तो के स्लोप मिल गया अपने को, ओके। टी कौन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एम का वैल्यू, और ये कौन है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये जहां से शुरू हुआ है, ln r0। समझे आपको? चलो अब इस पे फॉलो करना है y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाला। तो y इज इक्वल टू एम एक्स जब लेंगे अब, तो y पे कौन है, log ऑफ r0 अपॉन r। अब देखो r कौन है, रिएक्टेंट है, बराबर है कि नहीं है। और r0 कौन है, प्रोडक्ट है।
अरे R0 कौन है? रिएक्टेंट है। R0 रिएक्टेंट है और R कौन है? प्रोडक्ट। 1 मिनट। हाँ, तो ये R0 अपन R की वैल्यू है, ये R0 नहीं है, ठीक है। R0 क्या है? इनिशियल। R0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और R क्या है? फाइनल। समझे आपको? इसको आप R1 R2 भी लिख सकते हैं। तो R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और R क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है ना। अरे बराबर है कि नहीं है? वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा और अपने को जो स्लोप मिलेगा वो क्या रहेगा? K/2.303 स्लोप। और ये कौन है इस पर? T। ओके, चलिए बनाइए इसको फास्ट।